नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंजीत भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मंजीत भारद्वाज केमिस्ट्री। तो कल हमने किया था जस्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने किया था मैथमेटिक्स फॉर केमिकल काइनेटिक्स और उसके अंदर हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के बारे में सारा ग्राफ पढ़ा था। तो उसमें एक छोटा सा मिस हो गया था मुझसे पॉइंट, और वो पॉइंट मैं आगे थोड़ा कंप्लीट कर रहा हूँ। इसको मैं पार्ट 3 बनाने वाला हूँ, मैथमेटिक्स फॉर केमिकल काइनेटिक पार्ट 3। तो इस थर्ड पार्ट के अंदर यहाँ पर इसे भी मेंशन कर रहा हूँ कि ये थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में जो सेकंड पार्ट का छोटा सा एक मिस रह गया था, मैंने आपको सिखाया था उसके अंदर कि m जो है, जो स्लोप ऑफ द लाइन होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्लोप ऑफ द लाइन वो टेंजेंट थीटा होता है, जो साइन बाय कोस या परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ठीक है, तो आपको मैंने बोला कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और हमने टेंजेंट थीटा निकालना है, यानी स्लोप ऑफ द लाइन टेंजेंट थीटा से ही निकलेगा। तो टेंजेंट थीटा हमें पता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, मैंने ये करवाया था। तो यहाँ देखिए ये y2 और y1 की वैल्यू थी, जिसको मैंने इसके पैरेलल रख के यहाँ इसके इक्विवेलेंट कर दिया। x2 और x1 की वैल्यू थी जो जिसको इसके इक्विवेलेंट कर दिया, और जिससे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया था। और इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमें ये एंगल चाहिए था, क्योंकि लाइन का स्लोप जो होता है वो x एक्सिस के अलोंग होता है। ये हमने अच्छे से पढ़ा था कि x एक्सिस के अलोंग ही लाइन का जो स्लोप है वो सिर्फ x एक्सिस, मतलब ये लाइन जा रही है तो इसको कोई बेस चाहिए तो वो x एक्सिस होगी, जिसके अगेंस्ट हम थीटा को मेजर करते हैं। तो जो x एक्सिस के अगेंस्ट जो थीटा बन रहा है उसे हम टेंजेंट थीटा ही क्यों लेते हैं। अब एक जो छोटा सा मिस हो गया था क्वेश्चन, वो ये था कि इसे हम टेंजेंट थीटा ही क्यों ले, साइन क्यों नहीं, कोस क्यों नहीं, या कोटेंजेंट क्यों नहीं, ऐसा क्यों। तो देखिए इसमें जो मिसिंग पार्ट था वो क्या था, तो वो ये था कि मैंने बोला था कि ये y2 माइनस y1 आ जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। हमें पता है x एक्सिस के ऊपर हम इस बेस को निकाल सकते हैं। ये आ गया x2 की वैल्यू, ये x1 की वैल्यू, दोनों का माइनस करेंगे तो इस लाइन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। सेम एज इट इज y2 माइनस y1, अगर इन दोनों को माइनस कर दे तो इस लाइन की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, जो कि परपेंडिकुलर बनता है। दो लाइंस की आपके पास में वैल्यू है, किसके अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो लाइंस की वैल्यू है, उनका आप रेशो निकालना चाहते हो। तो या तो आप क्या करो, परपेंडिकुलर बाय बेस निकालो, या बेस बाय परपेंडिकुलर, उल्टा भी कर सकते हैं। तो उल्टा क्या होता है टेंजेंट का, कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट थीटा भी आप निकाल सकते हो, वो भी उतना ही निकलेगा। लेकिन साइन अगर आप निकालना चाहते हो तो साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। अब देयर इज द प्रॉब्लम कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज ये वाला है यहां से यहां तक, तो क्या आपके पास में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है? मुझे पता है अच्छे तरह से कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते किसी भी कीमत पर, कि आपके पास में सिर्फ दो ही वैल्यूज है, तीसरी वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो तीसरी वैल्यू को भी निकाला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप सभी एंटिटीज को यूज कर सकते हैं, कोई भी जो आपका मन करे, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट जो होती है वो टेंजेंट थीटा होती है। तो उन सभी एंटिटीज को कैसे यूज कर सकते हैं? तो आप क्या कीजिए, आपके पास बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, यानी y2 माइनस y1 जो है ये एक्चुअल में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि हमें थीटा ये निकाला, तो थीटा की अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ये हम कल कर चुके हैं। ठीक है, और x2 माइनस x1 जो है वो होता है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू आपके पास आ जाती है। आप इसी इक्वेशन का यूज कीजिए, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू आ गई, और इन दोनों को राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो हाइपोटेन्यूज, दिस इज h, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज को निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है, यानी आप इजीली से हाइपोटेन्यूज को निकाल लोगे। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालने के बाद आप साइन थीटा, यानी कि ये एंगल अब साइन थीटा होगा जो भी आप निकाल रहे हो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड कीजिए, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। अब ये थीटा मतलब एंगल, तो कौन सा एंगल, ये वाला, क्योंकि इसी एंगल को मानकर हमने इसे परपेंडिकुलर माना था। अगर आप ये वाला एंगल निकालना चाहते हो और आप सोचोगे ये थीटा, तो हम ये वाला लेंगे, तो थीटा ये वाला होगा, तो परपेंडिकुलर ये वाला बन जाएगा और बेस ये वाला हो जाएगा, यानी कि डाटा रिवर्स हो जाएगा, तो अपने आप करेक्ट हो जाएगा। तो आपने जो एंगल थीटा माना है उसी एंगल के अगेंस्ट, और हमें तो यही स्लोप निकालना है, तो इस एंगल को ये साइन थीटा बन जाएगा। कब? जब आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को आपस में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज की आपको एक्स्ट्रा वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सेम एज इट इज कोस थीटा, कोस थीटा कब होगा, जब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो आप परपेंडिकुलर और बेस आपको इन दोनों y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 से पता लग जाएगा, और आप बेस और परपेंडिकुलर की हेल्प से क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। और हाइपोटेन्यूज की निकलने के बाद, हाइपोटेन्यूज आपने जब निकाल लिया, तो इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, यहां हाइपोटेन्यूज आ चुका है, तो हम कोस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज करके हम कोस थीटा यानी इसी एंगल को निकाल सकते हैं। तो आप साइन कोस टेंजेंट किसी भी एंटिटी को यूज कर सकते हैं, नो डाउट इट, और सभी तरह से आंसर सही ही आने वाला है, ये ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन हमने इसे हमेशा टेंजेंट थीटा ही क्यों किया, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका यही था कि हमारे पास परपेंडिकुलर डायरेक्ट आएगा, बेस डायरेक्ट आएगा, दोनों को डिवाइड किया और हमारे पास टेंजेंट थीटा आ गया। अब उल्टा डिवाइड कर लो, बेस बाय परपेंडिकुलर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो
टेंजेंट थीटा की जगह कोट थीटा बनेगा, यानी कि कोट टेंजेंट थीटा। तो क्या वैल्यू सेम आएगी? बिल्कुल। जब वो उसका उल्टा हो गया तो 1 बाय टेंजेंट थीटा वैसे भी यानी बेस बाय परपेंडिकुलर वैसे भी कोट टेंजेंट वाली वैल्यू बन जाती है। तो जब टेबल में देखोगे कोट टेंजेंट वाली वैल्यू तो उसके अंदर एंगल आपका बिल्कुल सेम आने वाला है। तो ये तो था हमारा जो कल का थोड़ा सा अधूरा रह गया था, थोड़ा मिस हो गया था ये पॉइंट कि यही क्यों। मेरा अब ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा कि मैं इसको क्यों करवा रहा हूं फिर से, क्योंकि टेंजेंट थीटा ही क्यों, किसी साइन कोस की वैल्यू से ये क्या वैल्यू नहीं निकल सकती? बिल्कुल निकल सकती है। बट सिंपलेस्ट केस यही होगा कि आपको बेस और परपेंडिकुलर पता है तो डायरेक्ट इनकी वैल्यू भरिए और अपना आंसर निकालिए। लेकिन अगर आप साइन थीटा से इस थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं वो भी निकल जाएगी, बस आपको पहले हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आज के ग्राफ शुरू करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ से। तो चलिए वो शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ के अंदर देखिए क्या है, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है सबसे पहले मैं आपको वो क्लियर कर देना चाहता हूं। ये ई जो है इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंशियल ग्राफ इसी से मिलकर बनेगा। अब ये ई क्या है, जो हमने लोग और एंटी लोग किया था, लोग टेबल आप लोगों को पता होगा, लोगरिथम एंटी लोगरिथम, जो मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था कि किसी को अगर लोग नहीं समझ में आता है, नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए वो नहीं था, तो किसी को अगर लोग समझ में नहीं आता है तो आप उसको जो नॉन मेडिकल वाले बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं वो वहां से लोग कर सकते हैं। तो उसी लोगरिथम और एंटी लोगरिथम के अंदर जो एंटी लोगरिथम वर्ड आता है, जो एंटी लोग होता है वो एक्चुअल में ई ही होता है। ई मींस एंटी लोग, सिंपल और साफ। इसका सिंपल मीनिंग एंटी लोग ही होता है और ये लोग के अंदर ही यूज होता है। बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड लेवल पर, बहुत ज्यादा डीप लेवल पर मुझे भी इसकी समझ नहीं है, लेकिन जितनी मुझे इसकी समझ है वो आपको मैं करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमें जितना यूज करना है हमें उतना ही आना चाहिए। तो देखिए वाई, मान लीजिए कि कोई हमारे पास ग्राफ है जिसके अंदर वाई एक्सिस ये क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल x जो होगा इंडिपेंडेंट, तो वो अगर e की पावर बना हुआ है यानी कि एंटी लॉग ऑफ x, e की पावर को आप ऐसे भी पढ़ सकते हो एंटी लॉग ऑफ x, x का एंटी लॉग कर दीजिए, वो e की पावर की फॉर्म में लिखा जाता है। अब हम कहेंगे कि एंटी लॉग तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई में आना चाहिए, पावर में क्यों है? तो ये एक मैथमेटिकल टर्म है और इसका वजह मुझे भी आज तक क्लियर नहीं हुई है, लेकिन एटलीस्ट आपको इसे ऐसे ही लर्न रखना पड़ेगा। तो देखिए e की पावर x है यानी एंटी लॉग की पावर x है। तो अगर ऐसा कोई आपके सामने इक्वेशन आती है और उसका आपको ग्राफ बनाने के लिए कहा जाता है, तो उस ग्राफ के अंदर आप क्या करने वाले हैं? तो हम यहां पर उस ग्राफ को सिंप्लीफाई करेंगे और आगे आपको हमेशा याद रखना है। यहां तो मैं उसकी वैल्यूज बता रहा हूं, लेकिन हर जगह पर हम वैल्यूज अपनी तरफ से नहीं नोट कर सकते हैं, अपनी तरफ से लिख नहीं सकते हैं, तो हमें ग्राफ को डायरेक्टली लर्न करना है, माइंड में रखना है कि अगर एक्सपोनेंशियल ग्राफ बन रहा है तो ऐसा बनेगा, अगर पैराबोला बन रहा है तो ऐसा बनेगा, अगर हाइपरबोला बन रहा है तो वो ऐसा बनेगा। तो उसी को माइंड में हम जरा उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो y इक्वल e की पावर x, तो यहां मान लीजिए कि मैं x की कोई वैल्यू भरता हूं, अगर x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, x की वैल्यू 0 भरने पर क्या होगा? आपको पता है किसी भी चीज की वैल्यू अगर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होती है। ये मैथ में सीधी और साफ चीज आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, तो हम इसके डिस्कशन में भी नहीं जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो e की पावर अगर किसी भी चीज की अगर पावर 0 होती है तो x यहां पर 0 पुट कर दिया तो e की पावर 0 बन गई, तो वो 1 के इक्वल हो गया, यानी कि y इक्वल टू 1 हो गया। अब देखिए कैसे, y इक्वल e की पावर 0 तो y इक्वल 1, ये समझ गए होंगे। हमने सीधा इसे ऐसे पुट किया है, यानी कि अगर y की e की वैल्यू 0 भरता हूं तो y की वैल्यू 1 आ जाती है। तो हम y और x की वैल्यूज निकाल रहे हैं, हमें e से कोई मतलब नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप सोचो कि हमारे पास e की वैल्यूज होनी चाहिए, नहीं, हम y और x की वैल्यूज निकाल रहे हैं उनकी अलग अलग वैल्यूज भरने के बाद। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, x की वैल्यू 1, तो एंटी लॉग ऑफ 1 आप ये कह सकते हो ऐसा कुछ, लेकिन ये इसका मीनिंग क्या होगा आई डोंट नो और मुझे ये क्लियर भी नहीं है। लेकिन अगर e की पावर यानी खुद अकेले e की y इक्वल टू e की पावर 1 यानी कि y इक्वल टू e हो गया, तो e की जो वैल्यू होती है, e की वैल्यू e की पावर 1 अगर इसके ऊपर 1 है तो इसकी वैल्यू होती है 2.72, 2.72 ये e की वैल्यू है। एंटी लॉग की वैल्यू कह सकते हो आप, एंटी लॉग की पावर 1 है उसकी वैल्यू आप कह सकते हो कि 2.71, यानी अगर मैंने x की वैल्यू +1 भरी, x की वैल्यू +1 पुट की तो y की वैल्यू 2.72 आएगी, मतलब y इक्वल टू e हो जाएगा, तो वो वैल्यू 2.72 आएगी। उसके बाद में अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो e के ऊपर 2 आ गया, ठीक है, और इक्वल टू y आ गया वो, क्योंकि x की वैल्यू मैंने 2 पुट की है। तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल का स्क्वायर, यहां पर 2 पुट करने पर, यहां अगर आप इसको देखना चाहते हैं एक कैलकुलेटर लीजिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर, नॉर्मल कैलकुलेटर नहीं, साइंटिफिक कैलकुलेटर लीजिए, उसके अंदर e की वैल्यूज होती है, तो e का स्क्वायर कर दीजिए, तो e के स्क्वायर के बाद में आपके पास ये वैल्यू आएगी 7.39, e की पावर 1 करेंगे तो आपके पास 2.72 आएगी, यानी ये कैलकुलेटर से वैल्यूज निकाली हुई है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं। आगे की शायद इसमें आगे भी टर्म्स हो सकती हैं, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ही हैं और जितना एग्जैक्ट हो सके मैंने उतना एग्जैक्ट लिखने की इनको कोशिश की है। ठीक है, अगर आपको इनके आसपास की कोई और किसी और जगह पर कोई और वैल्यू अगर आपको इनके आसपास नजर आती है तो डेफिनेटली उस इंसान ने इनको
अपने हिसाब से कन्वर्ट कर रखा है। मतलब मान लीजिए कि मैं इसे 2.7 लिख दूं, ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू को 2.72 की जगह 2.7 लिख दो तो वो भी सही माना जाएगा, तो उसने अप्रोक्सीमेट ले रखा, लेकिन मैंने एग्जैक्ट वैल्यूज लिखने की कोशिश की है। तो अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y इक्वल टू e की पावर 2 हो जाएगा और उसकी वैल्यू आएगी e की पावर 2, आप कैलकुलेटर से निकालिए साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके, तो वो आएगी 7.39। उसके बाद x की वैल्यू अगर मैं -1 पुट करूं, x की वैल्यू -1 तो उसकी वैल्यू आएगी 0.37। x की वैल्यू अगर मैं -2 पुट करता हूं तो उसकी वैल्यू आएगी 0.135। अब मैंने इसको 3 डिजिट्स में लिया है क्योंकि मैं 5 को छोड़ना नहीं चाहता था। 5 एक इंटरमीडिएट है, 5 को छोड़ के आप 1 4 लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा पर है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आप ले सकते हो। उसके बाद अगर मैं x की वैल्यू इंफिनिटी पुट करता हूं, माइनस इंफिनिटी, अगर माइनस इंफिनिटी, देखिए माइनस इंफिनिटी क्यों कह रहा हूं मैं, हम कहेंगे कि इंफिनिटी जैसे जीरो की वैल्यू होती है कि जीरो ना प्लस होता ना माइनस होता, लेकिन इंफिनिटी प्लस और माइनस होता है, ये माइंड में जरूर याद रखिएगा। वजह कि x के ऊपर अगर मैं माइनस में इस तरफ चलता हूं, ये x एक्सिस है, इसके ऊपर अगर मैं माइनस में इस तरफ चलता हूं और चलता ही रहता हूं, बहुत दूर निकल जाता हूं अनंत तक, इंफिनिटी तक, तो उसे माइनस की इंफिनिटी कहेंगे, और अगर वो इस तरफ प्लस में इंफिनिटी तक जाता है उसे प्लस की इंफिनिटी कहेंगे। तो यहां अगर मैं x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पुट करूं, क्यों, क्योंकि पहले 0 पुट की तो 1 आई, 1 पुट की तो 2 हो गई, 2 पुट की, यानी अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू भरता जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, y की वैल्यू भी बढ़ रही है। देखिए x की वैल्यू 0 से 1 2, तो y की वैल्यू 1 से 2.7 7.39, यानी x इंक्रीज हो रहा है। अब ये आपको याद रखनी है ये टर्म, x के इंक्रीज होने पर y की वैल्यू इंक्रीज होती है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ में अगर x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा। क्लियर है, ये बॉटम लाइन है, आपको याद रखनी है। सेकेंडली क्या हो रहा है, अगर x डिक्रीज हो रहा है तो x को डिक्रीज किया मैंने -1 -2, तो वैल्यूज जो है यहां y की भी कम आना शुरू हो गई है, पॉइंट फिर 0.13, देखो 0.37 बड़ा होता है, 0.13 कम हो रहा है। तो जैसे जैसे अगर मैं माइनस में इसकी वैल्यू इंफिनिटी तक जाएगी तो ये 0 हो जाएगा, इंफिनिटी पर जाके 0 होने वाली है। अगर आप यहां पे -3 4 5 लिखोगे तो पॉइंटों में वैल्यू चलती ही रहेगी, तो अप्रोक्सीमेटली इंफिनिटी के ऊपर जाके ये वैल्यू 0 होगी। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ देखिए कैसे बनेगा इसका। अगर मैं यहां x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं, दिस इज द x एक्सिस, यहां मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, ये वाली एक्सिस, तो y की वैल्यू 1 है, तो y यहां ये 1 आ गया, तो 0 पुट करने पर y की वैल्यू 1 आती है, तो y की वैल्यू यहां मैंने 1 पे मार्क लगा दिया। उसके बाद x की वैल्यू 1 पुट की, तो x हमारी x एक्सिस पर यहां है, x की वैल्यू 1 यहां पुट कर दी मैंने, और y की वैल्यू 2.72, तो 2.72 देखिए 2 और 3 के लगभग बीच में 2.72, क्लियर, अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास आ जाएगी 2.72, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं है, तो शायद ही आपको कम ज्यादा लग सकती है, लेकिन आप इसको मान लीजिए कि 2.72 के आसपास है। क्लियर है। उसके बाद में अगर x की वैल्यू 2 पुट करता हूं, x की वैल्यू 2 पुट करने पर 7.39, यानी कि ये 7 है, 7 से देखिए 7 से थोड़ा ऊपर है, तो यानी 7.29, तो ये ऐसे ही 1 2 3 तीन वैल्यूज आ गई। x की वैल्यू -1 पुट करने पर x की वैल्यू -1 पुट कर दी, ठीक है, यहां पर आ गया, तो y कितना होता है 0.37, तो y एक्सिस के ऊपर यहां 1 से ये छोटा है 0.37, आप इमेजिनेट कर सकते हो 0.37 कितना होगा, 0.37 0.5 से भी छोटा है, आधे से भी कम, तो यानी 1 के बीच में जो गैप है उसका आधा उससे भी कम है। क्लियर है, तो यहां मैंने उसको पॉइंट लगा, हालांकि आपको ये पॉइंट थोड़ा ऊपर ही नजर आ रहा होगा क्योंकि हम इसे पूरा वाइड करके नहीं दिखा सकते हैं, इतना ज्यादा नीचे उस पॉइंट को लगाएंगे तो हमारा ग्राफ ही समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने उसे हल्का सा ऊपर लगाया, आप इमेजिन आउट कर सकते हैं कि वो बहुत कम है। नेक्स्ट अगर मैंने -2 पुट की, x की वैल्यू -2, तो y एक्सिस के ऊपर क्या होगा, x तो -2 आ गया, y एक्सिस पर कितना आ रहा है 0.13, यानी 0.1 के आसपास है, यानी वो 1 का 10वां हिस्सा है लगभग, जो 0 से 1 के बीच में वैल्यू है उसका 10वां हिस्सा, तो यानी ये बहुत ही ज्यादा पास हो गया x एक्सिस के, समझ गए होंगे। अब मैंने इन सब पॉइंट को मिलाया, इसे अब देखिए जैसे जैसे मैं और वैल्यू माइनस में बढ़ाता जाऊंगा तो ये 0 के आसपास जाता जाएगा, मतलब ये x एक्सिस से मिल जाएगा। इन्फिनिटी अगर करूंगा तो ये x एक्सिस से बिल्कुल ये ग्राफ नीचे जाके मिल जाएगा, ये क्लियर है। लेकिन इंफिनिटी होने से पहले ये वैल्यू छोटी छोटी छोटी, मतलब इस एक्सिस के आसपास ही रहेगी। एक्स एक्सिस अब देखिए यहां से शुरू हुई थी और यहां के बाद में ये बिल्कुल इसके पास ही रहने वाली है, ये इससे दूर नहीं जाएगी कभी भी, इससे बल्कि और पास और पास और पास। तो इस पॉइंट को जब ये x की वैल्यू इस हिसाब से घट रही है कि वो x एक्सिस के ऊपर, यानी सॉरी एक्सपोनेंशियल ग्राफ में y की वैल्यू और ये जो हमारी लाइन आ रही है इस ग्राफ की, तो ये लाइन जो है वो x एक्सिस के बहुत ज्यादा पास से गुजरती है और लगातार बहुत ज्यादा पास रहती है, इंफिनिटी पे आके 0 x एक्सिस से मिल जाएगी। तो इसको बोलते हैं एसिम्प्टोटिक टू x एक्सिस, यानी x एक्सिस के बिल्कुल बराबर ही चल रही है, ये बिल्कुल बराबर चलना, एसिम्प्टोटिक यानी टू x एक्सिस, जो x एक्सिस है उसके लगभग बराबर चल रही है, यानी
पैरेलल होना एक अलग होता है, यानी पैरेलल तो ये होता है कि ये चल रही है और ये चल रही है, अभी इन दोनों के बीच में गैप हो सकता है 5 सेंटीमीटर का, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल है। पैरेलल, ये पैरेलल तो होगी, अप्रोक्सीमेट पैरेलल होगी, जबकि पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं बल्कि उसके अंदर घुस रही है ऐसे टेढ़ी। ये लाइन पैरेलल है, सपोज दैट ये वाली लाइन पैरेलल है और ये वाली लाइन एक सीधी लाइन है और दूसरी लाइन जो वो इसकी तरफ ऐसे बढ़ रही है ऐसे, तो हम बोलेंगे ये पैरेलल नहीं है, कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी, तो ये भी कहीं ना कहीं जाके मिलेगा जरूर, और वो कहां मिलेगा, इंफिनिटी के ऊपर 0 हो जाएगा। लेकिन वो इतना पास से गुजर रहा है कि हम ये कह सकते हैं कि लगभग दोनों लाइनें एक ही हैं, और इसको बोलते हैं एसिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के लगभग बराबर चल रही है ये, तो इसको एसिम्प्टोटिक बोलेंगे। जब हम माइनस की वैल्यूज भरते हैं तब ऐसा होता है, यहां माइनस की वैल्यूज पुट हो रही है इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसके बाद ये क्लियर है, तो हम इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ। अब देखिए ये ग्राफ कैसा बना, अब आपको जो याद रखने वाली बात है, यानी कि हमने कुछ वैल्यूज भरी, कैलकुलेटर से सर्च की, तो अगर आप इस ग्राफ को याद रखना चाहो तो याद रखने का मेथड बताता हूं, क्योंकि ये काम की चीज है, कभी माइंड से निकल जाए तो आपको ये वैल्यूज याद रख लीजिए। सीधी और साफ चीज ये है कि e की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये वैल्यू आएगी +1 पुट करने पर पॉइंट, यानी कि आप सिंपल कह सकते हैं e की वैल्यू जो, अगर e की वैल्यू पावर 1 होती है तो ये 2.72 होता है, e की पावर 2 होती है तो 7.39 होता है, e की पावर अगर -1 होती है, ठीक है, तो -1 होगी तो 0.37 होगा, सॉरी यहां लिखते हैं e की पावर -1 ये 0.37, और e की पावर जो है -2 अगर होगी तो ये 0.135 होगा। ये क्लियर है, तो ये 0.37 इस तरह से। तो आप ये वैल्यूज याद रख लीजिए बस, और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि 0 होगी तो 1 आएगी, y की वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है किसी की चीज की पावर, लेकिन आपको सिर्फ 1 2 3 4 ये 4 वैल्यूज याद रखनी है। e की पावर 1 होती है तो वो 2.72, e की पावर 2 होती है तो 7.39, e की पावर -1 होती है तो 0.37 और -2 होती है तो 0.135। ये 4 वैल्यूज याद रखेंगे और आप अपना ग्राफ बना के देखेंगे तो आपके सामने ऐसा ग्राफ आएगा हमेशा, और ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। सेम एज इट इज दूसरे वाले ग्राफ में भी यही आने वाला है, यही 4 वैल्यूज यूज होने वाली हैं, नथिंग स्पेशल। तो आप इन चारों वैल्यूज को एक बार याद रखने की कोशिश करो और इन्हें अच्छे से याद रखो और साथ में ग्राफ बनाओ। और ग्राफ में याद रखने वाली चीज क्या है कि ये एसिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस पर ये इस तरह से, यानी जब टीचर क्लिक लगाता है, यहां पे भी वही चीज आएगी जो मैंने कल बताई थी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के अंदर, कि जो स्लोप होता है जब टीचर के क्लिक के बराबर होता है तो हम उसको पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं, वरना नेगेटिव। तो ये देखिए, यानी ये क्या हो रहा है, अब इसमें आपको याद क्या रखना है, जैसे मान लीजिए ये आपके सामने ग्राफ है, तो ग्राफ आपका कैसा आएगा एक्सपोनेंशियल वाला, यहाँ एक्स एक्सिस में माइनस की वैल्यू से ऐसे ऊपर उठ रहा है, क्लियर है। तो आपको ये छोटा सा पार्ट याद रखना है कि हमारा ग्राफ कैसा होता है एक्सपोनेंशियल का, ऐसा ग्राफ होता है। आप ग्राफ को देख के भी आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा होता है। तो इसको याद रखने के साथ साथ इस डायग्राम को भी आपके माइंड में ये फिट होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो है वो ऐसे इंक्रीज करता है और ये एसिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस होता है, मतलब एक्स एक्सिस के बिल्कुल पास से गुजरता है, ठीक है, और लास्ट में जाके 0 हो जाएगा, लास्ट में जाके उसके साथ मिल जाएगा और वहां 0 हो जाएगा, वैल्यू इंफिनिटी के ऊपर, क्लियर है। यानी आपको ये 4 वैल्यूज रखनी है, x e की वैल्यू 1 भरेंगे तो ये आएगा, 2 भरेंगे तो ये -1 और -2, सिर्फ ये 4 वैल्यूज याद रखनी है। इससे भी आप ग्राफ बना सकते हो अगर इस ग्राफ को याद रखना चाहते हो तो। लेकिन ग्राफ में मेन चीजें क्या है याद रखने लायक, कि ये इंक्रीजिंग रोड में आएगा, जैसे हम ऐसे टीचर क्लिक लगाता है, ठीक है, तो ये ऐसे ही बनेगा, क्लियर है। और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है, राइट की तरफ पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव में क्या जा रहा है, पॉजिटिव में इंक्रीजिंग है और नेगेटिव में डिक्रीजिंग है, तो इसको हम इंक्रीजिंग ग्राफ लेंगे। नेगेटिव में तो हर चीज डिक्रीज होती है, पॉजिटिव में इंक्रीज होती है, तो यानी कि ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ, क्लियर है। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। सेम y इक्वल e की पावर -x, अब मैंने कुछ भी नहीं किया, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, e की पावर x है, e की पावर -x है। -x का मतलब अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 तो माइनस का हो चाहे प्लस का हो, वो तो सेम ही वैल्यू रहने वाली है। लेकिन अगर x की पावर 1 पुट कर, तो ये अगर x की पावर 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आएगी 1, ये तो सेम आ गया। अब अगर x की पावर 1 पुट कर रहे हैं, प्लस का 1, देखिए तो y की वैल्यू क्या आ रही है 0.37, वहां पर प्लस का 1 पुट करने पर 2.7 छूटता है, ये गड़बड़ कैसे हुई, तो यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। अगर आप यहाँ प्लस का 1 पुट करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि बाहर तो माइनस लगा हुआ ना x के, तो यानी यहाँ अगर आप +1 की वैल्यू पुट करते हैं तो ये अपने आप माइनस हो जाता है, और -1 की वैल्यू आपने इसी ग्राफ को याद रखिए, बस काम बन जाएगा अपना। तो इनकी 4 वैल्यूज को, तो -1 के ऊपर 0.37 होते, तो यहाँ भी मैंने वही लिखा हो 0.37, फिर 2 पुट करेंगे प्लस का, तो यहाँ पर एक्चुअल में माइनस का 2 हो जाएगा, तो -2 e की पावर -2 की वैल्यू जो है वो 0.135 होती है, सेम वैल्यू। उसके बाद -1 अगर पुट करते हैं, x की वैल्यू -1, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी वैल्यू आएगी 1,
तो e की पावर अगर आप माइनस के आगे -1 पुट कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आएगा e की पावर 1। तो e की पावर 1 के ऊपर यानी अगर e की पावर 1 भरते तो 2.72 आता है, तो ये वही सेम वैल्यू है। फिर -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस 2 की वैल्यू आएगी, वो 7.39 आएगी। प्लस उसके बाद क्या, अगर प्लस इंफिनिटी तक जाती है यानी कि वो माइनस इंफिनिटी हो जाएगी, ठीक है। प्लस इंफिनिटी भरेंगे तो माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी के ऊपर वो जीरो हो रहा था क्योंकि वो माइनस इंफिनिटी पे जीरो होता है, ध्यान रख लेना। प्लस इंफिनिटी पे तो वो ऊपर बढ़ता जाएगा ना, तो प्लस इंफिनिटी अगर यहां वैल्यू भरेंगे तो वहां माइनस इंफिनिटी की वैल्यू आएगी जो कि जीरो हो जाएगी। क्लियर है, सेम ग्राफ है, कुछ भी नहीं है। तो ये ग्राफ में वैल्यूज भी वैसे ही लेंगे हम, सेम वहां पर +1 की वैल्यू यानी x की वैल्यू +1, तो यहां +1 भरेंगे तो 0.37, तो y की वैल्यू 0.37 के हिसाब से भरेंगे, और फिर +2 तो वो y की वैल्यू 0.135 के हिसाब से पुट करेंगे। फिर x की वैल्यू जो वो 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, y की वैल्यू कितनी आ रही है 2.73, x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो वो 7.39, यानी उस ग्राफ का जस्ट उल्टा। क्लियर है, तो यानी इस तरह से हमारे पास एक्सपोनेंशियल का ये आया पॉजिटिव ग्राफ इंक्रीजिंग, और ये आएगा डिक्रीजिंग ग्राफ, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ। तो यहां क्या हुआ, इस तरफ से माइनस वाले खाने से ऐसे जा रहा है, यानी जैसे टीचर टिक लगाता है ऐसे और क्रॉस करेगा ऐसे, तो ये ऐसे ही जा रहा है, ये क्रॉसिंग में, यानी जब टीचर ऐसे क्रॉसिंग वाला साइन लगा रहा है तो ये इस तरह से ऐसे। क्लियर है, तो आपको क्या याद रखना है, अब इसके अंदर भी एक बॉटम लाइन आपको याद रखनी है। वो क्या है बॉटम लाइन, तो देखिए जैसे इस ग्राफ के अंदर आपको एक छोटा सा डायग्राम याद रखना है कि ये ऐसे चलता है, वैसे ही दूसरे वाले ग्राफ में, इस ग्राफ के अंदर आपको क्या याद रखना है कि ये ऐसे जा रहा था, ये इस तरह से ऐसे जाएगा। एक्स एक्सिस की तरफ यहां पर भी ये एसिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस ही आएगा, ये एसिम्प्टोटिक है एक्स एक्सिस के अलोंग, और यहां ये छोटा सा ग्राफ एक और आ गया। क्लियर, तो ये एक्सपोनेंशियल का नेगेटिव ग्राफ है, ये एक्सपोनेंशियल का पॉजिटिव ग्राफ है। अब ये समझ में आ गया होगा एक्सपोनेंशियल ग्राफ। अब इसके बारे में की पॉइंट, तो ये तो सारा ओवरऑल ग्राफ था कि ये क्या कह रहा है। अब इसके की पॉइंट याद रखने लायक, सबसे पहले y इक्वल e की पावर x, अगर ऐसा कुछ होता है तो ग्राफ ऐसे बनेगा क्लिक की तरह, और वो x एक्सिस के एसिम्प्टोटिक होगा, x एक्सिस के लगभग पास से गुजरेगा। क्लियर है, और इस तरफ वो इंक्रीजिंग में आ जाएगा अचानक से, और उसको हम एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और अगर y की वैल्यू e की पावर -x होती है तो वो कैसा होगा, वो क्रॉस में जैसे टीचर क्रॉस लगाता है, यानी इस तरफ से ज्यादा होगा और इस तरफ से नीचे की तरफ आएगा, ऐसा होगा, और इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ। और वो भी एसिम्प्टोटिक टू x एक्सिस होगा, लेकिन वो यहाँ पॉजिटिव वाली तरफ है और वहां वो एसिम्प्टोटिक नेगेटिव वाली तरफ है। क्लियर है, उसके अलावा अब हमने ये वैल्यूज क्यों ली, क्योंकि हम आपको सिर्फ ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि ये ग्राफ बना कैसे, आपको ये समझ होनी चाहिए। डायरेक्ट आपको याद करवाया जा सकता था कि e की पावर अगर ऐसे आती है तो ऐसा ग्राफ आएगा, और अगर ऐसे आती है तो ऐसा वाला ग्राफ आएगा। हम वो नहीं करना चाहते हैं, बल्कि आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ग्राफ बने कैसे। तो ग्राफ एक्चुअल में कुछ नहीं होता, अगर आपके पास वैल्यूज हैं, आप उन वैल्यूज को पुट करोगे तो आपके सामने ग्राफ आ जाएगा। तो अब पेपर में क्या आता है पता है, पेपर में ये नहीं आएगा, आपको पेपर में इक्वेशन दे देंगे, तो क्या आप उस इक्वेशन में अपने दिमाग के हिसाब से अपने माइंड को यूज करोगे, पहले 1 भर के देखोगे, फिर 2 भर के देखोगे। तो देखिए यहां तो हमने 1 2 3 बहुत सोच समझकर वैल्यूज भरी हैं कि +1 भरेंगे 0 आएगा, +1 और ये 0 भरेंगे +1 आएगा, 1 भरेंगे 2.7। तो अगर मान लीजिए आप अपने अंदाजे से भर देते हैं, 10 की वैल्यू भर के देख लो, यहां अगर आप e की वैल्यू 10 पुट करते हैं तो 10 देखिए +2 पुट करने पर 7 आ रहा था, तो 10 पुट करने पर मेरे ख्याल से लगभग 70 पार कर जाएगा, 80 100 पार कर जाएगा। तो अगर एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 100 प्लस आई तो क्या y एक्सिस पर पेपर में बैठ के इतनी लंबी y एक्सिस बना सकते हैं कि वो 100 पार कर जाए। यानी हम उन वैल्यूज का जो हम यहां पर पुट कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के पुट कर रहे हैं, वहां पर पेपर में बैठ के आपको लगेगा कि हम अपने आप भर के देख लेंगे, अपने आप ग्राफ बना के देख लेंगे। पहली बात तो टाइम ही नहीं होता इतना, और अगर टाइम आपके पास है भी तो आप इतना लंबा ग्राफ कैसे बनाओगे, वो एग्जैक्ट वैल्यूज, ये जो वैल्यू सोचोगे ना, आपकी x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, y की वैल्यू छोटी है, आपने x की वैल्यू 10 भर ली, कोई दिक्कत नहीं, y की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी आ गई, कैसे पुट करोगे, फिर उसको छोटा करोगे, वो पॉइंटों में वैल्यू करोगे, फिर पॉइंटों में ग्राफ बनाओगे, तो ग्राफ बनाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। इसीलिए सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल उठा के, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल को रिप्रेजेंट करके हम यहां पर ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके सीधा सामने ग्राफ आ जाए। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से ये इतना ही था, बहुत छोटा सा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये हमारा एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में तो अब बात करते हैं पैराबोला के ग्राफ की। तो पैराबोला क्या चीज होती है, पैराबोला के बारे में सीधी चीज बता देता हूं, जो इस तरह का कर्व होता है,
इसको हम बोलते हैं पैराबोला। सी टाइप में, यू टाइप में, अपोजिट सी साइड टाइप में, अपोजिट यू टाइप में, मतलब इसके ग्राफ कैसे होते हैं। अब हम सीधा पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो ग्राफ करवा दिए हैं आपको समझ में आ गया होगा कि उनकी वैल्यू पुट करके जो हम, मतलब हमारे पास कोई इक्वेशन है, उस इक्वेशन को हम उसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, उन वैल्यूज को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर लाइन के ऊपर एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग, तो जो डायरेक्शन, जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को ग्राफ कहते हैं। क्लियर है। तो यहां अब हम, जैसे हमने पैराबोला का ग्राफ करना है, तो हमें पहले से पता होना चाहिए पैराबोला की शक्ल कैसी होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पैराबोला कैसे वर्क करेगा, क्या करेगा पैराबोला, इसके बारे में हमें मेन तो वही चीज याद रखनी है कि पैराबोला में होता क्या है। तो यहां हम वही मेन चीज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सीधा बता देता हूं, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, अगर ऐसी कोई इक्वेशन होती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, उसमें ऐसे ऐसे करके वेव्स चल रही हैं, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन हो रहा है, उन सब फैक्टर्स को डाला और वेव टाइप में अगर कोई चीज चल रही है तो उसके बारे में हमें उसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना है या उसकी कोई इक्वेशन बनानी है, तो वो हमारे लिए बहुत टिपिकल वर्क था। इसी वजह से स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन टिपिकल है। तो यहां पर हम उन्हीं चीजों को थोड़ा थोड़ा उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं ग्राफ से, मतलब सिंपल सिंपल ग्राफ बना रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल x, तो उसका ग्राफ बनेगा भी ऐसा। क्लियर है, y स्क्वायर इक्वल टू x, अगर ऐसा है तो उसका ग्राफ जो है वो ऐसा बनेगा। अब आपको पता है ये क्या होता है, ये c होता है हमारा, तो ये c के जैसा ग्राफ बनेगा। अब अगर कोई इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस x, तो ये भी पैराबोला होगा। मैंने बोला जो कर्व वाले ग्राफ होते हैं वो पैराबोला कहलाते हैं, ठीक है। तो y स्क्वायर इक्वल माइनस x, अगर ऐसा होगा तो वो x होगा तो वो c जैसा, y स्क्वायर इक्वल माइनस x होगा तो वो अपोजिट c, कैपिटल लेटर है उसका इंग्लिश का। उसके बाद x स्क्वायर इक्वल y, अगर x स्क्वायर इक्वल टू y होता है तो वो u के जैसा ग्राफ बनेगा, और x स्क्वायर इक्वल माइनस y होता है तो वो अपोजिट u के जैसा ग्राफ बनेगा। ये चार ग्राफ अब आपको याद रखने हैं, बस यही आपके ग्राफ्स के अंदर मेन है इन पैराबोला के ग्राफ में। पैराबोला सिर्फ चार तरह का होता है, c अपोजिट c, u अपोजिट u, बस, और समझ लीजिए आपके ग्राफ हो गए। तो ये तो चारों डायग्राम आपको सीधा सीधा याद रखना विद देयर इक्वेशन। तो अगर आपके सामने कोई ऐसी इक्वेशन आती है कि y स्क्वायर इक्वल x, इस तरह की कोई इक्वेशन अगर आ जाए रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर, हम आर्नियस इक्वेशन करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तो उसमें हम सारे एग्जांपल करने वाले हैं, फिर से ये सारे ग्राफ आने वाले हैं। तो ये बेसिक्स में आपको पता होना चाहिए हम किस ग्राफ की कैसे बात कर रहे हैं, उसी के ऊपर आपको आज ये लेक्चर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल x, तो अगर ऐसा कोई ग्राफ आता है तो हमें पता है वो सी टाइप में बनेगा। अगर ऐसी कोई इक्वेशन आती है तो वो अपोजिट सी टाइप में बनेगी, अगर ऐसी आती है तो वो यू टाइप में, और अगर ऐसी आती है तो वो अपोजिट यू टाइप के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा हमारा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल जो राइट साइड में होता है वो डिपेंडेंट होता है, राइट साइड वाला, लेफ्ट वाला डिपेंडेंट, राइट वाला इंडिपेंडेंट होता है। तो मैंने यहाँ पर अपोजिट किया, आप इसको वापस उल्टा लिख सकते हो, बट ये कन्वीनियंस के लिए, याद रखने के लिए, तो आप इसको ऐसे ही लिखें और ऐसे याद करें, मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छा होगा। 1 2 3 4 ये चारों ग्राफ ऐसे हैं। अब ये बने कैसे, अब इस पर डिस्कशन करते हैं। तो हमने यहाँ लिया y स्क्वायर इक्वल टू x, तो हम y की वैल्यू निकाल लें, अंडर रूट x आएगा। क्लियर है, तो यहाँ y की वैल्यू अंडर रूट x आ रही है। अब इसमें x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ, देखिए अंडर रूट 0 की वैल्यू 0 होती है तो y की भी 0 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो रूट 1, अब ये ध्यान देने वाली बात है कि रूट 1, अंडर रूट 1 जो है, अगर इसका रूट निकालेंगे +1 और -1, ये निकलेगा इसका आंसर। अब हमें लगेगा अंदर तो प्लस का है, अब किसने कहा था भाई कि अंदर प्लस का है, हो सकता है अंदर माइनस का हो, आपको कैसे पता वो किस चीज का स्क्वायर था, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि वो क्या चीज है और ये प्लस माइनस की वैल्यू क्यों आती है। सपोज दैट आप 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, कितना आएगा 4। क्लियर है, बहुत सिंपल है। अगर आप -2 का स्क्वायर कर रहे हैं तब कितना आएगा, तब भी 4 आएगा, क्योंकि -2 इंटू -2 इक्वल होता है 4 के। अब ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि 2 का स्क्वायर करें चाहे -2 का स्क्वायर करें, हमारे पास आंसर तो 4 ही आने वाला है, आंसर तो 4 ही आएगा। अब मैं आपको बोलता हूं कि मैं इस 4 का अंडर रूट कर रहा हूं, रूट 4 इक्वल टू 2, आपने कह दिया 2 आएगा जी, आपको क्या पता ये वाला 4 ये वाला था कि ये वाला था, प्लस वाले 2 का स्क्वायर वाला 4 था या माइनस के 2 वाले स्क्वायर का 4 वाला 4 था। 4 तो 4 है ना, तो आपको अंदर का तो पता नहीं है कि माइनस का स्क्वायर करके निकाला था या प्लस का स्क्वायर करके निकाला था। तो इसलिए जब 4 का रूट किया जाता है तो ये 4 किस चीज से बना हुआ था, ये माइनस का स्क्वायर करके बना था या प्लस का स्क्वायर करके बना था, ये हमें नहीं पता होता। और इसी वजह से हम इस 4 की वैल्यू क्या लगाते हैं, इस 4 को हम लिखते हैं कि +-2, इसका आंसर जो होता है वो 4 का रूट जो आएगा वो +-2 आएगा। इसी वजह से यहां पर किसी भी चीज का अगर रूट आता है तो वो +-2 ही आएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां अगर हम इसकी वैल्यू 1 ले रहे हैं, x की वैल्यू 1 ली तो रूट, क्योंकि x की वैल्यू 1 है तो रूट 1 इक्वल टू होगा +1 और -1 दोनों ही,
हालांकि अंडर रूट 1 का रूट जो होता है 1 ही होता है। उसके बाद में 4 की वैल्यू, अब अगर x की वैल्यू 4 लेता हूं, यहां पे 4 पुट करता हूं तो इसका अंडर रूट करूंगा, कितना आएगा +2 -2, सिंपल। ठीक है, ये तो आपको सीधा समझ में आ ही गया होगा कि ये +2 होगा या -2 होगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज जब भी किसी चीज का अंडर रूट निकालते हैं तो दोनों साइन लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसका बैकअप हमें नहीं पता कि वो बैक में क्या था, और ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं, इसी के साथ एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई। आयोटा जिसे बोलते हैं, वैसे उसका असली मीनिंग होता है इमेजिनरी, यानी इसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। तो देखिए, अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट कर रहा हूं, तो अगर अंडर रूट x की वैल्यू -1 है तो इसका रूट क्या निकाले? -1 का रूट, तो आपको लगेगा ये तो 1 आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। -4 का अंडर रूट क्या निकालेंगे आप? 2 निकालेंगे, -2 निकालेंगे, +2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे? यानी माइनस वाली किसी भी चीज का अंडर रूट निकालना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो हम -4 के लिए क्या करते होते हैं, -1 को अंदर छोड़ देते हैं और इसके साथ में जो 4 था उसको हम अलग कर देते हैं, अंडर रूट 4 इसे अलग कर देते हैं इसके मल्टीप्लाई में, और अंडर रूट 4 की वैल्यू निकाल देते हैं +2 और -2, और माइनस जो अंडर रूट -1 है उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो मैथ के अंदर इसे बोलते हैं इमेजिनरी, कि माइनस की किसी टर्म का हम अंडर रूट नहीं निकाल सकते। जो आप उसको फैक्टर करके, उसके छोटे छोटे फैक्टर बना के, और अगर उन फैक्टर्स का अंडर रूट निकाल सकते हो तो वो तो सारा निकल जाएगा, लेकिन लास्ट में जो -1 बच जाएगा इसका अंडर रूट नहीं निकाल सकते आप मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी, आई। आयोटा भी बोलते हैं कई लोग इसे, नॉन मेडिकल के बच्चे इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। इमेजिनरी आई मतलब आयोटा, तो इसका मीनिंग होता है इमेजिनरी, यानी कि अगर -1 वैल्यू पुट करोगे तो ये इमेजिनरी आएगा। इसका आंसर हमारे पास नहीं है, तो हम इसको ग्राफ में कैसे दिखाएंगे? हम इसे ग्राफ में दिखाएंगे नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो ये वैल्यूज तो हमारे पास आ गई x और y की, तो मैंने x की वैल्यू करी 0, ठीक है, और y की वैल्यू भी 0 पुट कर दी, तो दोनों का पॉइंट क्या आ गया? ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, x की वैल्यू पुट की 1, तो y की वैल्यू आ रही थी +1 और -1, तो x की वैल्यू ये 1 है, तो इसके अगेंस्ट y एक्सिस पर मैं देखूं +1 इधर है और y एक्सिस पर -1 इधर है, तो ये दोनों वैल्यूज मैं ग्राफ के अंदर पुट करने वाला हूं, दोनों की दोनों वैल्यूज। तो x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +1 -1, ये दोनों की दोनों वैल्यू पुट कर दी मैंने। फिर x की वैल्यू 4 पुट की, तो x की वैल्यू यहां है 4, तो y की वैल्यू आ रही है +2 और -2, तो y की वैल्यू मैं पुट करूंगा ये +2 और इस तरफ -2, तो ये पुट किया, जब इसको मिलाया तो ये कैसा बना? C के जैसा बना। तो इसीलिए ये वाला फर्स्ट ग्राफ, ये और ये एक ही चीज है। क्लियर है? तो आपको याद रखना y² इक्वल टू x अगर आता है आपके सामने, अब देखिए मैंने कई जगह पर कैपिटल Y लगाया, कई जगह पर स्मॉल y है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं, वो सारे कैपिटल स्मॉल एक जैसे से, वो कन्वेनियंस के हिसाब से मैंने इसे यूज किया है। डोंट वरी, डोंट बॉदर अबाउट दैट। ओके, तो यहां ये समझ में आ गया होगा आपको फर्स्ट ग्राफ। सेकंड ग्राफ की बात करते हैं, y² इक्वल टू x, वैल्यू सारी यही रहेंगी, आयोटा वाली वैल्यू भी ऐसा ही भरेंगे हम। ठीक है, y² इक्वल टू x, तो हम y इक्वल निकालेंगे अंडर रूट x। मैंने बोला था अंडर रूट x का तो x निकल ही नहीं सकता, ठीक है, कोई चीज माइनस में हो, बट अगर हम x की वैल्यू माइनस भरें तो पहले तो x की वैल्यू 0 करते हैं, तो 0 ना प्लस का होता माइनस का होता, तो 0 ही आएगा दोनों में, y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अब x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं 1, तो वो माइनस का रूट x आ गया, यानी वो इमेजिनरी आएगा। क्लियर है? तो ये इमेजिनरी बन जाएगा। और अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट कर दूं, तो क्योंकि प्लस की कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो वो इमेजिनरी तो जरूर आएगा, तो मैं क्या करूं, x की वैल्यू -1 पुट कर, सारी वैल्यूज में अब मैं इस ग्राफ के अंदर सारी वैल्यूज बाकी की माइनस वाली वैल्यूज पुट करने वाला हूं। तो यहां पे मैं x की वैल्यू -1 पुट कर रहा हूं, तो -1 पुट करने पर क्या आने वाला है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 1, और प्लस के 1 का रूट क्या होता है, +1 और -1, तो यहां पर आपके पास में दो वैल्यूज आ जाएंगी, +1 और -1। उसके बाद में क्या, x की वैल्यू को मैं -4 पुट करूं, अब मैं इसमें सारी वैल्यूज माइनस ही पुट करने वाला हूं, तो -4 पुट करने पर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 का रूट जो आएगा वो +2 और -2, और इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो हम 1 की वैल्यूज आयोटा के हिसाब से तो पुट कर नहीं सकते हैं, तो उसके अलावा हम बाकी की वैल्यूज पुट करने वाले हैं। तो देखिए x की वैल्यू 0 पुट की, y की भी 0, तो यहां आ गया, इस एक्सिस के ऊपर आ गया। फिर x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं, अब x एक्सिस पर 1 पुट करते हैं, तो y एक्सिस के ऊपर वो वैल्यूज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। आप खुद भी सोच सकते हैं y एक्सिस पर वो वैल्यू आएगी भी नहीं, क्योंकि ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो वो आयोटा हो गया, उसको छोड़ दो। x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, तो x -1 उस तरफ है, तो यहां ये -1, ये वैल्यूज जो है ये -1 -2 -3 और -4 है। क्लियर है? तो यहां x की वैल्यू मैंने -1 पुट की, तो y की वैल्यू क्या थी, +1 और -1, यानी +1 ऊपर है -1 नीचे है, तो x की वैल्यू -1 पुट करने पर तो ये आ गया, y की वैल्यू किस सामने, और ये आ गया y की वैल्यू +1 और -1 के सामने, तो दो पॉइंट आ गए। जनरली हमारा ग्राफ के अंदर एक ही पॉइंट आता है, लेकिन यहां ये वाला ग्राफ ऐसा है जिसके अंदर आपको 2 पॉइंट भरने पड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया, x की वैल्यू -4 की, x की वैल्यू -4 पुट की, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, +2, तो +2 तो इधर है, और y की वैल्यू -2 भी आ रही है, तो -2 इधर है, यानी कि ग्राफ ऐसा बन गया, यानी अपोजिट सी बन गया।
क्लियर है? तो y स्क्वायर इक्वल x माइनस x आता है, y स्क्वायर इक्वल माइनस x आता है, तो वो ग्राफ कैसा बनता है? अपोजिट c के जैसा। क्लियर है? एक्सपोनेंशियल सॉरी पैराबोला का ग्राफ। इसके बाद थर्ड ग्राफ की बात करें, x स्क्वायर इक्वल y, आप ऐसे कह सकते हो y इक्वल x स्क्वायर, एक ही बात है, आप इसको पलट सकते हो क्योंकि हमारा y ही तो होता है जो कि परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर होता है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो जनरली होता वही है, लेकिन हम इसको कन्वीनियंस के लिए लिख रहे हैं ताकि याद करना बहुत आसान हो जाए। y स्क्वायर x, y स्क्वायर माइनस x, x स्क्वायर y, x स्क्वायर माइनस y, बहुत इजीली याद हो जाएगा। c उल्टा c, u उल्टा u, तो इस तरह से। हालांकि एक्सिस हमारी यही रहेगी, ये एक्सिस y एक्सिस ही रहने वाली है, ये एक्सिस x एक्सिस ही रहने वाली है, ये डिपेंडेंट ही रहने वाला है, ये इंडिपेंडेंट ही रहने वाला है, बस इसको कन्वीनियंस के लिए याद किया हुआ है। अब इसको लेफ्ट भी कर सकते हो, हमारी मर्जी, हम x को डिपेंडेंट बना दे और y को डिपेंडेंट बना दे, बात तो एक ही है। जो लेफ्ट वाला होता है वो डिपेंडेंट होता है, आप इसमें इसको डिपेंडेंट मान सकते हो, तो फिर आपको x एक्सिस को परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए y को ही रखिए, वो ज्यादा एप्रोप्रिएट है। आगे बढ़ते हैं, तो थर्ड ग्राफ की बात करते हैं। x स्क्वायर इक्वल y, ठीक है, x स्क्वायर इक्वल y के अंदर x इक्वल टू रूट y हो जाएगा, x की वैल्यू पुट करता हूं तो रूट y, तो अब मैंने क्या बोला, 0 पुट करूंगा तो 0 आएगी। अगर मैं इस जगह पर y की वैल्यू अगर 1 पुट करूं तो मैं थोड़ा उल्टा पुट करूंगा, x की जगह y की वैल्यू पुट करने वाला हूं, ठीक है। y की वैल्यू 1 पुट करूं तो, क्योंकि अगर x की वैल्यू पुट करेंगे तो थोड़ा वो समझ से पार हो जाएगा, एग्जैक्टली आंसर नहीं आएगा, तो ये आपको थोड़ा कन्वीनियंटली देखना पड़ेगा कि आप किसी भी चीज की एक की वैल्यू पुट करो ताकि दूसरे की आसानी से निकल जाए। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी, √1 की वैल्यू और +1 और -1 आने वाला आंसर, ठीक है, ये +1 और -1। उसके बाद y की वैल्यू क्या पुट की हमने 4, तो √4 का √2 +2 और -2, और इसको जब मैंने ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया तो ये यू शेप में आया। सेम वैसा ही करेंगे, हम 0 देखेंगे, फिर 1 1 देखेंगे, +1 -1 x का, फिर +2 -2 y का, और इस तरह से जब ग्राफ बनेगा वो u बनेगा। सेम अब x स्क्वायर इक्वल टू -y, इसके अंदर तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, √-y, तो इसमें भी सेम जैसे उसमें माइनस वाली वैल्यूज भरी थी, इसमें y की वैल्यूज भरेंगे, माइनस के अंदर पुट करेंगे। आप इसे कॉपी पेन उठाइए और इसको खुद बना के देखिए, तो आपको बहुत इजीली ये बनेगा और तभी आपको याद होने वाला है। तो यहाँ पर ये अपोजिट y आएगा, सेम ऐसी ही वैल्यूज के अंदर। तो क्या करेंगे अब हम, यानी थर्ड ग्राफ आया u, फोर्थ ग्राफ आया उल्टा u, तो क्लियर है। तो ये चारों ही आपके की पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न रखने हैं। c आएगा, अपोजिट c आएगा, u आएगा, अपोजिट u आएगा, और ये हमारा पैराबोला यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास एक ही ग्राफ रह गया, हाइपरबोला का ग्राफ, तो चलिए उसे शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं हाइपरबोला का ग्राफ, ये लास्ट ग्राफ होगा, इसके बाद हम केमिकल काइनेटिक्स को शुरू कर सकते हैं। हाइपरबोला, तो हाइपरबोला का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा टिपिकल है। जब आप पैराबोला कर रहे हो उसके बाद में हाइपरबोला करोगे तो दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे ये बहुत सिंपल है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन पैराबोला को याद करने के बाद हाइपरबोला जब आप करोगे तो हाइपरबोला आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा, पहले पैराबोला को एक दिन आप अच्छे से याद कीजिए, उसके बाद ये 4-5 मिनट का मुश्किल से, तो इसके बाद में आप हाइपरबोला को बाद में देखिएगा और फिर बाद में याद कीजिएगा, कम से कम 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, वो आपकी चॉइस है। और अगर आप साथ में कर सकते हो तो बहुत आसान चीज है, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स आपने पहले पढ़ रखा है तो आप एक साथ कर सकते हैं, दोनों ग्राफ आपस में कंफ्यूज नहीं करेंगे। कर आप सकते हैं, अभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन पैदा हो सकती है बाद में। 4 दिन बाद आपको समझ में आए हाइपरबोला क्या था और पैराबोला क्या था, तो वो शायद आपको थोड़ा टिपिकल लगेगा, तो इसीलिए बाकी आपकी चॉइस है, नो डाउट इट। तो देखिए हाइपरबोला का ग्राफ कैसे बनता है। तो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है x की पावर अगर m हो और y की पावर अगर n हो, और वो दोनों किसी कांस्टेंट के इक्वल हो। कांस्टेंट मतलब कोई फिक्स वैल्यू, सीधी सी बात, यानी कि 1 2 3 4 कोई भी डिजिट हो, मैथमेटिकल नंबर हो, और वो फिक्स वैल्यू, और जहां पर m और n जो पावर्स है ना, ये माइनस में नहीं होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू -1 या y की वैल्यू -1 या -2 ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों वैल्यूज जो हैं वो प्लस में होनी चाहिए। तो m और n जो है आर पॉजिटिव, यहां पर m और n जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। x की पावर 1 y की पावर और x की पावर m y की पावर n दोनों कांस्टेंट है और दोनों के दोनों पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए m और n की। तो अगर ऐसी कोई इक्वेशन आती है तो वो हाइपरबोला का ग्राफ बनेगी, बस यही है हाइपरबोला के अंदर। अब वो ग्राफ बनेगा कैसा, आपको वो तो मेमोराइज करना होगा। तो देखिए हमने पहला एग्जांपल लिया, x की पावर 1 y की पावर 1 इक्वल टू 4, आप 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने इसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट की तो y भी 0 हो जाएगा, ठीक है। x 0 y 0 इक्वल टू 0, 4 इक्वल टू 0, इज दिस पॉसिबल? क्या 4 इक्वल टू 0 हो सकता है? कोई मैथमेटिकल नंबर, कोई संख्या 1 2 3 4 जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, क्या वो कभी इक्वल टू 0 हो सकते हैं? इम्पॉसिबल है ना। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इन्फिनिटी में वैल्यू चली जाएगी। अगर x की वैल्यू 0 पुट की तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, क्लियर है। तो पहला मतलब ये वैल्यू किसी काम की नहीं है, ठीक है, ये हम ग्राफ में शो नहीं कर सकते, ऑब्वियस बात है, इन्फिनिटी तक हम पहुंच नहीं सकते। इसके बाद में सेकंड, अगर x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y 1 into y क्या होगा, y हो जाएगा इक्वल टू 4, यानी कि y की वैल्यू 4 आ जाएगी, क्लियर है। फिर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं
सॉरी -1 पुट करते हैं, तो -1 इस तरफ चला जाएगा तो डिवाइड में -1 आएगा, डिवाइड को जब आप माइनस लोगे 1 -1 तो ये -4 हो जाएगा, यानी कि अगर x की वैल्यू -1 पुट करते हो तो -1 उस तरफ चला जाएगा, y को जो 4 को माइनस बना देगा, तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू भी -4 आएगी। फिर x की वैल्यू 2 पुट की तो इधर आएगा डिवाइड के अंदर, तो 4/2 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 पुट की, y की वैल्यू भी 2 आ रही है, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद में x की वैल्यू, अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू -2 पुट करते हैं, x की वैल्यू -2 नीचे आएगा तो -2 से -2 2 जा 4 होता है और माइनस का ही 2 नीचे बचेगा, क्लियर है। फिर x की वैल्यू 4 पुट करोगे, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू 1 आएगी, तो x की वैल्यू 4 पुट करने पर y की वैल्यू 1 आ रही है, क्लियर है। x की वैल्यू -4 पुट करेंगे, -4 नीचे टिक जाएगा तो वो y की वैल्यू -1 आएगी, क्लियर। और अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, इन्फिनिटी, अब देखिए इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ा नंबर है। अगर x बहुत बड़ा नंबर है और मैं इस नंबर को 4 के नीचे ले आता हूं, 4 के नीचे ऐसी बड़ी संख्या है जो अनलिमिटेड है, तो अनलिमिटेड संख्या को 4 से डिवाइड करो, लगभग 0 के बराबर ही आंसर आएगा, वो 0.00000 एंड सो ऑन, उसके बाद में कहीं जाके अगर 1 2 3 4 कुछ आ रहा है तो आ सकता है, लेकिन वो इतने जीरोस के बाद वो अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा, इसलिए इन्फिनिटी के ऊपर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ये क्लियर है। इसके बाद हम जरा ये ग्राफ बनाते हैं। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा याद रखना, मैंने बोला था कि थोड़ा टिपिकल होगा, वजह क्योंकि इसमें आपको कुछ चीजें क्लियर कट समझ में नहीं आएंगी कि ये कैसे डिक्रीजिंग है कैसे इंक्रीजिंग है। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ 0 तो पुट नहीं कर सकते, x की वैल्यू 1 पुट की, यहाँ 1 है x की वैल्यू और y की वैल्यू 4 आ रही है, तो y की वैल्यू 4 पुट की, ठीक है, 1 और 4 के ऊपर ये पॉइंट लग गया। फिर उसके बाद x की वैल्यू -1 पुट की, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये मेरे फिंगर वाले इस फिंगर के ऊपर और साथ में इस पॉइंट पर, तो x की वैल्यू -पुट की तो y की वैल्यू क्या आ रही है -4, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -4 नीचे है, तो यानी ये वाला पॉइंट आ गया, एक या पॉइंट आ गया ये वाला, एक पॉइंट आ गया ये वाला, ठीक है, दो ऐसे आर पार पॉइंट आ गए, क्लियर है, दोनों अलग अलग। फिर x की वैल्यू 2 पुट की तो x की वैल्यू 2 यहाँ है और y की वैल्यू कितनी आ रही है 2 ही आ रही है, तो y की वैल्यू 2 यहाँ है, तो इन दोनों को मिलाने वाला ये वाला पॉइंट, क्लियर है, तो यानी ये वाला पॉइंट आ गया। अब x की वैल्यू -2 पुट की, y की वैल्यू -2 आ रही है, तो x की वैल्यू -2 कहां पर है, ये रही, और y की वैल्यू -2 वो यहाँ है, तो इन दोनों से मिलकर यानी ये और ये वाला पॉइंट आ गया। इसके बाद x की वैल्यू क्या पुट की 4, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, y की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो देखिए जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, अब ये ध्यान देने वाली बात है बहुत क्लियरली, ताकि आपको ये वर्ड्स लिखे हुए हैं स्लोली डिक्रीजिंग हाइपरबोला का क्या मतलब वो समझ में, x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू क्या है घट रही है, क्लियर, x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू घटेगी, क्योंकि x की वैल्यू 4 आई, y की वैल्यू 1 आई, x की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 1 माइनस का 1, क्लियर है। तो यानी कि यहां पर तो बढ़ रही है वहां घट रही है, एक तरफ बढ़ेगी एक तरफ घटेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक तो ये ग्राफ बन गया ऐसा, और इसके अपोजिट में देखिए इस क्वाड्रेंट में ये दोनों माइनस के ये दोनों प्लस के, ये दोनों प्लस वाले क्वाड्रेंट में ये दोनों माइनस वाले क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास ऐसा ग्राफ बन रहा है, क्लियर है, इसलिए इसे हाइपरबोला बोलते हैं। ये सी जैसा नहीं है, हमने पहले क्या किया था पैराबोला तो सी था, ऐसा सी उल्टा सी यू उल्टा यू, क्लियर, लेकिन ये सी जैसा नहीं, ये सी से ना थोड़ा ऐसे अर्धचंद्र जैसा, अर्धचंद्र हाइपरबोला को आप कह सकते हो, आधा चांद होता है ना, ये आधा चांद जैसा बना रहा है, ठीक है, और हमने ऐसा किया भी हुआ है, तो आधे चांद जैसा जो ग्राफ होता है उसको हम हाइपरबोला बोलते हैं, और हाइपरबोला बोलते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर अर्धचंद्र जैसा ग्राफ, और वो दोनों साइड बनाएगा, इधर भी बना रहा है और साथ में इधर भी बना रहा है, इस ग्राफ में तो बना रहा है, दूसरे ग्राफ के अंदर कुछ अलग तरह से बनाएगा, ठीक है, क्लियर। तो अब देखते हैं, तो मैंने बोला था जब x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू घट रही है, ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं इसे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं घट रही है, 4 है ये 1 हो गया, ठीक है, 1/3 रेशियो है, तो इसलिए हम बोलते हैं स्लोली डिक्रीजिंग हाइपरबोला। अब ये डिक्रीजिंग हाइपरबोला मतलब घट रहा है, डिक्रीजिंग कैसे है वो देखिए, लेफ्ट से शुरू करते हैं तो लेफ्ट में जो वैल्यू है वो ज्यादा है, ऊपर की तरफ है, और राइट के अंदर जैसे आ रहा है वो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। जब भी ग्राफ नीचे की तरफ जाए, लेफ्ट से राइट में हम देखेंगे, लेफ्ट से आप राइट के अंदर देखिए, और जब ग्राफ घट रहा हो नीचे की तरफ नीचे आ रहा है अगर ग्राफ, तो वो डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। लेफ्ट से शुरू करेंगे, हमने ये लाइन को देखना शुरू किया लेफ्ट साइड से, और राइट तक देखेंगे, तो जब लेफ्ट से राइट तक देखते हैं और जब वो ग्राफ घटता हुआ नजर आ रहा है आपको, यानी नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब वो ग्राफ डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पर लेफ्ट में तो ऊंचा था, हाइट पर था, और राइट के अंदर जब देखा, जब इसका एंड देखा तो वो नीचे था, इससे नीचे हो गया, तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, स्लोली डिक्रीजिंग ग्राफ। स्लोली क्यों है, क्योंकि 4 और रेशो 1 बहुत ज्यादा फर्क नहीं है इसके अंदर, इसलिए स्लोली है। अब हम कहेंगे कि शायद अगर ये शार्पली होता तो हमें कैसे पता लगता, जब इसकी बहुत सारी वैल्यूज निकालेंगे, जो बहुत बड़ी वैल्यूज यहां पर भरेंगे, यहां पर मान लीजिए 4 और 1 भरा है ना हमने, अगर मैं यहां पे 10 भरता हूं, ठीक है, या 40 भर देता हूं, 40, तो 40 जब इसको पुट करेंगे तो ये डिवाइड में 40 आएगा, डिवाइड में 40 आएगा, तो यहां क्या आएगा 10, ठीक है, 1/10 यानी कि 10th का 10वां हिस्सा, यानी 40 वैल्यू भरने पर भी 1 का 10वां हिस्सा आ रहा है। जबकि हमारे पैराबोला के अंदर क्या हो रहा था,
पैराबोला ग्राफ में तो बहुत छोटी वैल्यू आ रही थी ना, तो वो सॉरी एक्सपोनेंशियल ग्राफ के अंदर, एक्सपोनेंशियल ग्राफ में देखा था आपने 1 2 भरते हैं तो पॉइंटों में वैल्यू पहुंच जाती है, 2 पुट करने पर -2 पुट करने पर 0.13 के आसपास वैल्यू आती है, 135। तो लाइक दैट वो तो बहुत कम हो गया 0.135। और यहाँ क्या आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर 10 पुट कर रहा हूँ, ये देखने वाली बात है, यहाँ मैंने 10 पुट कर दिया, 10 × y = 4, तो y = क्या आ गया मेरे पास 4/10 नहीं सॉरी 40 भरेंगे, ठीक है 40 इक्वल, तो 4/40 आ गया, तो क्या आया 1/10, यानी कि ये 10वां हिस्सा आ गया। क्लियर है, 40 वैल्यू, इतनी बड़ी वैल्यू भरने पर भी 10वां, 1 का 10वां हिस्सा, हालांकि ये छोटा है, लेकिन अगर आप एक्सपोनेंशियल ग्राफ से इसको कंपेयर करोगे तो ये छोटा नहीं है, यानी डिक्रीज तो हो रहा है पर बहुत ज्यादा स्पीड से डिक्रीज नहीं हो रहा। एक्सपोनेंशियल शार्पली डिक्रीजिंग था, तो ये शार्पली डिक्रीजिंग ग्राफ नहीं है, तो इसलिए स्लोली डिक्रीजिंग हाइपरबोला है। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया कि इस केस में, सिर्फ इस इक्वेशन के केस में ये स्लोली डिक्रीजिंग हाइपरबोला है, एक्सपोनेंशियल के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो। क्लियर है, तो ये टर्म आपको समझ में आ गई होगी कि स्लोली डिक्रीजिंग हाइपरबोला क्यों है। अब बात करते हैं, इस तरफ जब जा रहे हैं तो ये x के आसपास मिलता जा रहा है, x के आसपास, तो जब इंफिनिटी पर जाएगा तो 0 हो जाएगी वैल्यू। अभी देखिए, अभी ये काफी पास आ चुका है, 1 पे तो आ चुका है। क्लियर है, तो जब हम इंफिनिटी पे x की वैल्यू इंफिनिटी भरेंगे बहुत ज्यादा, जब x की वैल्यू 4 भरी थी तो ये क्या आ रहा था 1 आ रहा था, -4 भरेंगे तो -1 आएगा, तो जब इंफिनिटी पर पहुंच जाएंगे तो मिल जाएंगे, 0 हो जाएगा ना, x की वैल्यू जब इंफिनिटी होगी तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि वो y एक्सिस से मिल जाएगा बिल्कुल उसके साथ में। तो x की वैल्यू बहुत बड़ी भरेंगे तो y की वैल्यू जो है वो यहाँ 0 के आसपास आ जाएगी, 0 यही है, y की वैल्यू ये 0 है, तो x की वैल्यू जो बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो y की वैल्यू लगभग 0 के आसपास, मतलब ये धीरे धीरे ऐसे करके मिल जाएगा। क्लियर है, तो जब ये इसके साथ, तो हम इसे भी बोल सकते हैं कि ये y एक्सिस के साथ साथ x एक्सिस के साथ साथ चल रहा है, ठीक है, तो इस तरफ से तो ये एसिम्प्टोटिक टू x एक्सिस के साथ साथ चल रहा है, उस तरफ से ये अपोजिट में भी तो वैसा ही जा रहा है, तो एसिम्प्टोटिक टू y एक्सिस, तो इस तरफ से ये y एक्सिस के साथ साथ चल रहा है, इस तरफ से ये x एक्सिस के साथ साथ चल रहा है, तो दोनों तरफ से ये एसिम्प्टोटिक है और साथ में स्लोली डिक्रीजिंग है। सेम यहां पर होगा, स्लोली डिक्रीजिंग है और दोनों तरफ से x और y एक्सिस के लिए सिम्प्टोटिक है, एसिम्प्टोटिक यानी उसके लगभग साथ साथ चल रहा है। तो ये आपको इसका x y = 4, x की पावर 1 y की वैल्यू पावर 1 = 4 वाला ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा हाइपरबोला का। क्लियर है, तो ये दो इसके अपोजिट साइड के अंदर ऐसे बनेगा। अब इसको आपको याद रखना है कि ये इधर और इधर ही बनता है। क्लियर है, यानी ये ग्राफ इधर बन रहा है, एक ग्राफ इधर बन रहा है और साथ में ये स्लोली है, एसिम्प्टोटिक है, स्लोली डिक्रीजिंग है। ये दोनों चीजें, तीनों चारों चीजें लर्न रखनी है, क्योंकि अगर आप इससे निकाल के देखोगे आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि ये वाकई में ऐसा हो रहा है कि नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम दूसरे ग्राफ पर बात करते हैं, ठीक है, इसी का एक दूसरा पार्ट। अगर x² y = 4 हो तो हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, x³ y = 3, x⁴ y = 4, x⁴ y = 2, x⁴ y = 7, कुछ भी लिया जा सकता है, यहाँ पे पावर्स ऊपर mn कुछ भी हो सकता है। तो हम सिर्फ दो ही ग्राफ करने वाले हैं इसके अंदर, क्योंकि यही अपने को काम आने वाले हैं, इसके अलावा हमें काम नहीं आएगा कोई भी, तो हम सिर्फ दो ही लेंगे, क्योंकि वो मैथमेटिशियंस का काम है बाकी के ग्राफ्स के बारे में मत्था मारना और उनके बारे में स्टडी करना, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो ऑब्वियस है हमारे पास ये दो ही हमारे लिए काफी है। तो देखिए x² y, x की पावर 2 होगी, y की पावर 1 है यहाँ पर, इसका मतलब है कि y की पावर 1 ही, ठीक है, हम इनकी पावर अलग अलग भी भर सकते हैं, m और n इक्वल नहीं है, तो यहाँ =4, हमने इसको भी =4 कर दिया, तो अगर हम y की वैल्यू निकालें y = 4/x² हो जाएगा, ठीक है, ये कन्वीनियंस के लिए सॉल्व करने के लिए। तो x की पावर 0 भरी, 0 भरेंगे तो 0 × y क्या हो जाएगा, 0 की पावर 2 है तो वो 0 होगा, इनटू y करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, 4 = 0, ये वही आ गया, यानी ये इंफिनिटी है, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद x इक्वल, जो उस केस में आया था, अब x की पावर अगर मैं y की पावर 4 भर रहा हूं, क्योंकि ये प्लस माइनस आ रहा था, हम नीचे वाली पावर भर लेंगे, एक ही बात है, तो y की अगर मैं वैल्यू 4 भर देता हूं तो ये 4 नीचे चला जाएगा, 1 से 1, 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो x के इक्वल 1 आएगा, तो जब इसको रूट निकालेंगे तो क्या आएगा +1 और -1। क्लियर है, उसके बाद में अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं तो x के इक्वल 4 आ जाएगा, तो रूट निकालेंगे +2 और -2, तीन ही वैल्यूज हैं, ज्यादा वैल्यू मैंने भरी नहीं, ठीक है, और ज्यादा वैल्यूज की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी उन तीन वैल्यूज से। तो वहां पर यहां देखते हैं हम, तो जब हमने क्या भरा, y की वैल्यू 4 पुट की, तो y एक्सिस पर 4 ऊपर, y की वैल्यू 4 पुट की, तो x की वैल्यू क्या आ रही थी +1 और -1, तो x की वैल्यू +1, तो x एक्सिस पर +1 ये रहा इधर, सॉरी x +1, तो +1 और 4 इन दोनों वैल्यूज को मिलाऊंगा तो ये वाली वैल्यू बनेगी, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और जब y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -1 भी पुट करेंगे, हम x की वैल्यू -1 यहां आ रही, तो यहां पर पुट आ गया, यानी एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। क्लियर है, अब इसके बाद में जब y की वैल्यू 1 पुट करते हैं, y एक्सिस ये वाली है, ठीक है, ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस के ऊपर जब 1 वैल्यू पुट की, तो 1 यहां पर है y एक्सिस का, तो x की -2 और +2, तो x की +2 ये रही, तो इसको और इसको जब ऐसे मिलाएंगे तो यहां दोनों का यहां पर सेंटर मिलने वाला है, तो ये पॉइंट आएगा हमारे पास जब y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 2 है, और y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -2, तो ये वाला सेंटर आएगा, ये वाला पॉइंट, यानी ये दोनों पॉइंट आ गए, दिस वन एंड दिस वन। क्लियर, ठीक है, तो इससे एक ऐसा बन रहा है, एक ऐसा बन रहा है।
क्लियर है? अब इसको बोलेंगे शार्पली डिक्रीजिंग हाइपरबोला और ये शार्पली इंक्रीजिंग हाइपरबोला है। वहां पर दोनों क्या थे, वहां दोनों स्लोली डिक्रीजिंग थे। तो स्लोली डिक्रीजिंग कैसे, लेफ्ट से राइट चले हम, ये मैंने आपको बताया था, लेफ्ट से राइट चलेंगे नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये स्लोली डिक्रीजिंग। अब यहां पर भी ऐसा ही करेंगे, इस ग्राफ को बताना भूल गया था मैं। तो देखिए यहां हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में ग्राफ को देखा, लेफ्ट से राइट में गया तो नीचे की तरफ चला गया ग्राफ, तो इसका मतलब ये भी डिक्रीजिंग है, तो ये भी स्लोली डिक्रीजिंग है, ये भी स्लोली डिक्रीजिंग है। अब इस ग्राफ को देखते हैं, देखिए लेफ्ट से शुरू किया मैंने और राइट में जा रहा हूं, तो ये ऊपर जा रहा है ना, तो लेफ्ट से राइट में जब अगर ऊपर जाएगा तो ये शार्पली इंक्रीजिंग। अब ये स्लोली है या शार्पली है, ये आपको लर्न ही रखना पड़ेगा इन वैल्यूज से। जब हम समझते हैं ना एकदम से ऊपर उठ गया ग्राफ या एकदम से वैल्यू डाउन होगी, तो उसकी वजह से हम स्लोली या शार्पली लगाते होते हैं। तो ये शार्पली है, ये आपको याद रखना कि ये शार्पली इंक्रीजिंग है, अचानक से इंक्रीज होगा। क्लियर? अब इधर वाले ग्राफ को देखूं मैं, इधर से ये नीचे आ रहा है, तो यहां ऊपर था, जब लेफ्ट और राइट में गया तो नीचे आ गया। ठीक है, तो यानी ये डिक्रीज हो गया। हमें लेफ्ट टू राइट ग्राफ को देखना है, लेफ्ट से अगर राइट में ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो क्या होगा, इंक्रीजिंग, और लेफ्ट से अगर राइट में वो नीचे की तरफ जा रहा है तो डिक्रीज होगा। तो लेफ्ट से राइट में देखा तो राइट में नीचे की तरफ जा रहा था, तो ये डिक्रीजिंग है। तो ये शार्पली इंक्रीजिंग है, ये शार्पली डिक्रीजिंग है। ये समझ में आ गया? ये एरो जो नीचे की तरफ साइन लगा हुआ है इसको डिक्रीजिंग बोलते हैं, और हम ये साइन की जगह इंक्रीजिंग के लिए ऊपर वाला साइन भी यूज कर सकते हैं। तो ये कन्वेनिएंट साइन होता है शार्पली डिक्रीजिंग हाइपरबोला। तो ये डिक्रीज हो रहा है क्योंकि लेफ्ट और राइट देखेंगे तो ये डिक्रीजिंग है। क्लियर है? तो इस तरह से आपके ये दोनों ग्राफ हाइपरबोला के भी अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम केमिकल काइनेटिक के जो बेसिक्स मैथमेटिक्स है वो यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स में कुछ भी मैथ एक्स्ट्रा नहीं लगने वाला है। जितने भी ग्राफ आएंगे, ये जो मैंने आपको 3 वीडियोस के अंदर, पहली वीडियो थी लॉगरिथम वाली, लॉगरिथम टेबल, लॉग टेबल सिखाई थी, उसके अंदर की कैसे वैल्यूज निकालते हैं, दूसरी और तीसरी, ये थर्ड वीडियो है मैथमेटिक्स फॉर केमिकल काइनेटिक्स थर्ड। तो इन तीनों वीडियोस को आप चेक कीजिए, देखिए, दोबारा रिपीट कीजिए, पेपर पेन लीजिए, उससे राइट डाउन करके लिखिए, और तीनों वीडियोस को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारी केमिकल काइनेटिक में कुछ भी ऐसा नहीं होगा, कोई भी ग्राफ ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। बहुत आसानी से ये आपको समझ में आएगा। तो अब हम केमिकल काइनेटिक्स को नेक्स्ट वीडियोस के अंदर केमिकल काइनेटिक्स हम शुरू करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।